गाइस, आपके अपने इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज फिर से जो है एक नई वीडियो के साथ इस YouTube चैनल पर आए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इसके पीछे का जो वीडियो था, यानी कि पिछले वीडियो में हमने मानव भूगोल की जो विचारधाराएं यानी कि उपागम की अध्ययन विधि मानव भूगोल की, उस अध्ययन विधि की दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। इसमें एक पार्ट आपका था प्राचीन अध्ययन विधियां, ठीक है, जिसको हमने कहा क्लासिकल अप्रोचेस, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है गाइस, आज की जो है या दूसरा पार्ट्स को लेकर के हम आए हैं इस वीडियो के साथ, जो हम देखेंगे नवीन अध्ययन विधियां। क्या देखेंगे गाइस? नवीन अध्ययन विधियां, जो इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यू अप्रोचेस। ठीक है, नवीन अध्ययन विधियां, इसे भी जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और यह जो नवीन अध्ययन की जो विधियां हैं, यह खास करके याद रखेंगे गाइस कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का ये दौर के समय था। ठीक है, और उसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हमारे भूगोल में एक नवीन परिवर्तन हुआ, जिसको हम कहेंगे एक भूगोल के इतिहास में कहेंगे एक नया परिवर्तन हुआ। और इसीलिए उस परिवर्तन के अंतर्गत जो भी मेथड्स का प्रयोग किया गया था, उसे क्या कहा गया? नवीन अध्ययन विधियां कहा गया। ठीक है, और इस अध्ययन विधि में जो है हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग किया गया था। इसमें आप देखिए, यहाँ पे हमने पहला लिया है मात्रात्मक उपागम। ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे ये जो मात्रात्मक जो उपागम है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यह हमारे भूगोल का जो महत्व है, उस महत्व को और भी अन्य सब्जेक्ट के या अन्य विषयों की तुलना में इसको बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि ये मात्रात्मक उपागम जो है, जब हमारे भूगोल में इसका प्रयोग किया गया, तो इस प्रयोग के द्वारा जो है हमारे भूगोल के जो भी तथ्य थे, सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। ठीक है गाइस, तो देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। कि सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, इस उपागम के अनुसार मानव भूगोल में उन्हीं तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए जिनका मापन या सत्यापन हो सकता है। देखिए अब क्या कहा कि गाइस कि मानव भूगोल में जो है हम उन्हीं तथ्यों को शामिल करेंगे या उसी चीज का अध्ययन करेंगे जिसका आप क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं या फिर उसका सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इस हेतु भूगोल में भी जो है मॉडल, सिद्धांत एवं सांख्यिकी विधियों का उपयोग होना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या कहा कि इसीलिए यानी कि मापन और सत्यापन होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या कहना चाहिए कि इस लिए जो है भूगोल के अंतर्गत जो है हमें मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, या फिर सांख्यिकी विधि जो है, मेथड जो है, स्टैटिस्टिकल मेथड जो है, उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो है भौगोलिक वर्णन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बन सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस मात्रात्मक भूगोल के प्रयोग के साथ ही क्या हुआ कि हमारे भूगोल का जो भी टॉपिक था वो या जो सिद्धांत इसमें दिया गया, उसको और भी साइंटिफिक और सत्यापित करने में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाया। और इस प्रकार से जो है इस मात्रात्मक उपागम का जो है कुछ ऐसे भूगोलवेत्ता है, उन्होंने इनमें जो है प्रमुख अपना योगदान दिया। जैसे कि नाम आप देख सकते हैं, पीटर हैगेट, चॉर्ले, बार्टन साहब, एकरमैन आदि जैसे भूगोलवेत्ता जो है, ये मात्रात्मक उपागम को बढ़ाने में जो है या हमारे भूगोल के योगदान में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं आचरणवादी उपागम। आचरणवादी उपागम, बिहेवियर अप्रोचेस। ठीक है, अब देखिए इसका नाम से ही पता चला है कि आचरणवादी, यानी कि हुआ यूं क्या कि भूगोल के क्षेत्र में जब इस मात्रात्मक उपागम का प्रयोग किया गया, इससे हमारे भूगोलवेत्ता में जो है असंतोष उत्पन्न हो गया, यानी कि उनकी विचारधारा बदलने लगी। कुछ लोगों को ये इनसे सहमत थे मात्रात्मक उपागम से, तो कुछ भूगोलवेत्ता जो है इससे सहमत नहीं थे। और उसी समय जो है ये जो बिहेवियर अप्रोच का जन्म हो गया। ठीक है ना, यानी कि इसी मात्रात्मक उपागम के प्रयोग के साथ ही क्या हुआ कि इस आचरणवादी भूगोल का विचारधारा का उपागम का जन्म सूत्रपात हुआ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए सबसे नीचे हमने एक लाइन लिखा है, उसको सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था ऑल्सन। क्या नाम था गाइस? ऑल्सन ने कहा कि स्थानिक विश्लेषण से ही व्यवहारिक भूगोल का सृजन हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि स्थानिक विश्लेषण से, यानी कि स्थान का जो है ना, स्थान का जो हम विश्लेषण करते हैं, उसी विश्लेषण से क्या हुआ
व्यवहारिक भूगोल का सृजन हुआ, यानी कि जन्म हुआ या सूत्रपात हुआ। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि इस उपागम में मनुष्य के व्यक्तिगत आचरण को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि इस आचरणवादी में जो हमारा उपागम है, इस उपागम में मानव को सर्वोपरि लिया गया है, यानी कि मानव का स्थान महत्वपूर्ण है और मानव के साथ साथ मानव के व्यक्तिगत आचरण को इसमें प्राथमिकता दी गई है कि मानव का जो है जो आचरण है, उसका जो बिहेव है वह कैसा है, अन्य से कैसा है। जैसे कि इसके अंतर्गत किसी प्रदेश के सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन में मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि, आवश्यकता, कार्यकुशलता, संस्कृति और परंपराओं आदि को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जो मानव रहता है उस मानव की अपनी एक क्षमता होता है, उनकी कार्यकुशलता होती है, उनकी अपनी रुचि होती है, आवश्यकता होती है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, उनकी अपनी एक परंपरा होती है, उनकी अपनी एक क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, और यह इसी कारण से क्या होता है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, डिपेंड होते हैं, यानी कुछ समानता होने के बावजूद भी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से या प्रदेश से क्या होते हैं, अलग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और हम इन्हीं चीजों का जो है क्या करते हैं, इस उपागम का प्रयोग करके हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आज दूसरा हुआ। अब हम आगे तीसरा देखेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गाइस, कल्याणपरक उपागम, वेलफेयर अप्रोच, यानी कि यह जो नवीन जो हमारी विचार विधि अध्ययन विधि है भूगोल की, उस विधि के तीसरा मेथड है कल्याणपरक उपागम, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, वेलफेयर अप्रोच। देखिए दोस्तों, गाइस नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा उपागम है जो कल्याण की बात करता है। ठीक, किसी की बात करती है, कल्याण की बात करती है। तो देखते हैं किसकी कल्याण की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गाइस कि इस विचारधारा का जन्म विभिन्न देशों में पाए जाने वाली असमानता के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ, असमानता के कारण। इस कल्याणपरक उपागम का जो है सूत्रपात क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो हमारे देश में या विश्व की बात करें तो विश्व के जो विभिन्न देश हैं, डिफरेंट प्रकार के जो देश है, कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में जो पाई जाने वाली जो असमानता है, उस असमानता के कारण जो है इस उपागम का क्या हुआ, जन्म हुआ, सूत्रपात हुआ। जैसे कि सभी देशों में संपन्नता समान नहीं है। सब किसी भी देश को आप लेंगे, चाहे वो बड़ा से बड़ा विकसित देश ही क्यों ना हो, या फिर एक जो विकासशील या जो विकासशील देश है, या जिसको हम अल्प विकसित देश कहते हैं, उन देशों को भी अगर हम शामिल करते हैं तो सभी देशों में जो है ये जो वर्ड है संपन्नता, ये वर्ड हमें कहीं भी समान नहीं मिलता है। ठीक है, चाहे कोई भी देश हो, जिससे कुछ लोग क्या होते हैं, अधिक धनी हैं और जो आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि जो लोग धनी होते हैं, यानी कि इस संपन्नता समान नहीं होने के कारण जो है विश्व के सभी देशों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अधिक धनी होते हैं, और अधिक धनी होने के कारण वे जो है अपना जीवन यापन आराम से आसानी से कर लेते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं। ठीक है, और जो गरीब लोग होते हैं उनका जीवन यापन का जो स्तर होता है वो बहुत ही क्या होता है, नीचा होता है। ठीक है, धनी व्यक्ति की तुलना में इनका जीवन स्तर क्या होता है, बहुत ही नीचा होता है, यानी कि निम्न होता है। ठीक है, और इसीलिए जो है यह विचारधारा का यहाँ पे जन्म हुआ, और यह विचारधारा हमें यह बताती है कि सभी की कल्याण की बात करती है, सभी की कल्याण की बात, यानी कि देश के अंतर्गत, किसी भी देश के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का किस प्रकार से कल्याण हो, ठीक है, उसकी यह बात करती है। और इस विचारधारा के जो मुख्य रूप से जो प्रवर्तक हैं, वो प्रवर्तक कौन है, स्मिथ, डेविड और हार्वे। कौन है गाइस, डेविड और हार्वे हैं। ठीक है, और ये चौथी हम विचारधारा देखेंगे, मानवतावादी उपागम। ठीक है, मानवतावादी उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो गाइस याद रखेंगे, ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है यह मानव भूगोल में एक नई क्रांति लाती है, और वो भी किसके संदर्भ में, मानव के संदर्भ में। ठीक है, यानी कि यह मानवतावादी उपागम जो है यह मानव भूगोल के अंतर्गत एक बड़ी
इसी उपागम कहेंगे जो मानव के अर्थ को और भी महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करती है या समझाने का प्रयास करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस विचारधारा में मानव जागृति, मानव साधन, मानव चेतना और मानव की सृजनात्मक के संदर्भ में मनुष्य की केंद्रीय और क्रियाशील भूमिका पर बल दिया जाता है। यानी कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पे मानव के संदर्भ में ही बात की जा रही है। यानी कि मानव का जो भी साधन है, यानी कि मानव किन किन चीजों का वह प्रयोग कर रहा है, मानव की जागृति यानी कि मानव की इच्छा क्या है, मानव चेतना क्या, उसकी सोचने समझने की शक्ति क्या है, मानव की सृजनात्मकता यानी कि किस मानव जो है किसी भी चीज का सृजन करने की क्षमता उसके पास क्या है, इन सभी चीजों का जो है मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के केंद्रीय और क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। यानी कि मनुष्य जो है इन सभी चीजों में किस प्रकार से अपनी जो है भूमिका अदा करता है, उन सभी तथ्यों का हम अध्ययन इस मानवतावादी उपागम के तहत करते हैं। इस प्रकार से जो है यह भूगोल की क्या कहती है, नवीन क्रांति है। देखिए मैंने पहले कहा ना कि यह जो है मानव भूगोल के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए जो है भूगोल के क्षेत्र में इन्हें क्या कहा गया, नवीन क्रांति कहा गया, जो मानव कल्याणप्रद दृष्टिकोण रखती है। यानी कि यह मानव के कल्याण की बात करती है, मानव के कल्याण और कल्याण की बात करती है, इसीलिए जो है इसे कल्याणप्रद दृष्टिकोण भी इसे कहा गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने जो है इस पार्ट 2 वीडियो में जो है हमने मानव भूगोल की जो उपागम की अप्रोचेस थे, उस अप्रोच के नवीन अध्ययन विधि को हमने एक एक करके पढ़ा। ठीक है, यदि वीडियो गाइस अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि जो है आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी जो है इसका फायदा वे उठा सकें। So guys, thanks for watching.